अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं जिन्हें कि जमाना बना गया। अकबर मुरादाबादी का ये शेर उन शख्सियतों को अर्पित है जो कि अपना मुकाम खुद स्थापित करते हैं। मीडियन एज एक के बाद एक ऐसी कहानियाँ आपके सामने प्रस्तुत करता आया है जो कि संघर्ष की हैं और जिन्होंने खुद अपनी लड़ाई अपने दम पर स्थापित की है। ऐसे ही एक युवा हमारे साथ आज मौजूद हैं जिन्होंने एक स्टूडेंट लाइफ से ही अपने संघर्ष को आकार देते हुए समाज सेवा और व्यापार के क्षेत्र में कदम बढ़ाए। रोशन शर्मा विजयपुरा का हम स्वागत करेंगे। रोशन जी, स्वागत है आपका मीडियन एज के साथ इस चर्चा में। नमस्कार रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी जो आपने चैनल को देखते हैं और सुनते हैं उन सभी लोगों को मेरा नमस्कार जी। रोशन जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपकी जो स्टूडेंट लाइफ रही उसको आपने किस नज़रिए से देखा और आपके जीवन का प्रमुख संघर्ष क्या रहा। बात करें रवि जी संघर्ष की, तो एक्चुअली क्या होता है कि जब हम स्कूल से निकल के कॉलेज के माहौल में प्रवेश करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को हमें फेस करनी रहता है। जैसे कि एग्ज़ाम का क्या प्रोसेस रहता है, एडमिशन का क्या प्रोसेस रहता है, कैसे लिया जाता है विश्वविद्यालय में एडमिशन, बहुत सारी चीज़ें सरकारी कॉलेजों में कई समस्याएं आती है जी। ऐसा मैंने भी फेस किया और मेरे जैसे तमाम स्टूडेंट्स ने फेस किया है सर। तो उस जो मैंने देखा कॉलेज में और मैंने जो फेस किया उसमें मुझे लगा कि इस सिस्टम में कहीं ना कोई बदलाव ज़रूर होना चाहिए जी। ऐसा मुझे लगा क्योंकि एक मध्यम वर्गीय परिवार का युवा बच्चियां जो कॉलेज जाती हैं उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती रहती हैं। तो बात करें हम स्टूडेंट्स के जीवन में, तो एक बार मेरे साथ में एक घटना हुई। मैं विश्वविद्यालय के कैंपस में मौजूद था और उस समय विश्वविद्यालय में एग्ज़ाम्स का फॉर्म जमा हो रहे थे। और आप राजस्थान विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं? राजस्थान विश्वविद्यालय की मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ एक दिव्यांग बच्ची थी जो मेरी बहन के समान छोटी बहन थी जी। तो वो सारे लोग जो लगे हुए थे वो फॉर्म जमा कराने की भाग दौड़ में लगे हुए थे जी। और वो साइड में बैठकर अपनी बारी का इंतज़ार करी थी, पर उसका कोई नंबर नहीं आ रहा था। तो मैंने ये सब देखा, मैंने उनसे बातचीत की कि आप यहाँ कैसे आए हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया मैं यहाँ फॉर्म जमा करवाने आई हूँ जी, और सुबह से लगी हुई हूँ लेकिन भीड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। फिर मैंने उनसे बातचीत की, उनका फॉर्म जमा करवाया और उनकी जो भी रिसिप्ट है वो उनको ला कर दी। तो खुद को एक संतुष्टि मिली कि हाँ, हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो उसका नहीं, लेकिन हमें खुद को एक मन में संतुष्टि होती है, आत्मसंतुष्टि मिलती है जी। तो ये मतलब जो घटना हुई उसके बाद आपके जीवन में इस घटना से क्या प्रेरणा मिली आपको? देखिए, मुझे ऐसा लगा कि जो ये घटना हुई उससे मुझे संतुष्टि तो मिली उसका काम करवाकर, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आज ये बहन परेशान हुई है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बच्चे आते हैं गांव से, यहाँ पर राजस्थान के सभी क्षेत्रों से आते हैं, बाहर से लोग पढ़ने के लिए आते हैं। उन लोगों को कितना संघर्ष करना पड़ा होगा छोटे छोटे कामों के लिए। तो तब से मैंने अपना जीवन का ये ध्येय बना लिया कि किसी भी स्टूडेंट का कोई काम रहेगा उसके लिए मैं अपना पूरा प्रयास करूँगा और उसकी समस्या को हल करूँगा जी। तो रोशन जी, मतलब आपका जो परिवार था वो उस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति कैसी थी घर की? बात करें सर आर्थिक स्थिति की, तो आर्थिक स्थिति कुछ खास नहीं थी। जैसे मध्यम वर्गीय परिवार में होता है, सारी जिम्मेदारियां माता पिता पे रहती है, उसके बाद में उनके बच्चों को मिलती है। तो संघर्ष भरा जीवन रहा है कुल मिलाकर, और उसी संघर्षों में से धीरे धीरे करके हम लोग भी आगे बढ़े हैं, एक अपनी पहचान बना रहे हैं और सेवा के कार्यों में लगे हुए हैं जी। तो फिलहाल मतलब जो समाज सेवा का आपका जो कार्य है वो किन किन क्षेत्रों में आप काम करते हैं? वो समाज सेवा का क्राइटेरिया क्या है? देखिए रवि जी, क्राइटेरिया कुछ खास नहीं है, लेकिन सबसे पहला मेरा जो क्राइटेरिया वो है एजुकेशन के क्षेत्र में जी। बात करें एजुकेशन में जितने भी कॉलेज वगैरह हैं उनमें किसी भी प्रकार का कोई काम रहता है और मेरे से जितना हो सकता है मैं उनके लिए करता हूँ जी। फिर दूसरी जो आवश्यकता रहती है वो मेडिकल के क्षेत्र में रहती है जी। हाँ, आप सभी जानते हैं कि आज के कोई भी हादसा हो जाता है तो डॉक्टर तुरंत कह देता है कि मुझे ये ब्लड यूनिट चाहिए, इतना चाहिए, इतना चाहिए।
तो लोगों को एक उम्मीद रहती है, वो हमें बहुत उम्मीद के साथ फ़ोन करते हैं। जी। और इतनी अगर कोई उम्मीद के साथ फ़ोन करता है तो मेरे नेचर में नहीं है कि मैं उनको मना कर दूं। करते हो आप। तो मैं पूरा प्रयास करता हूं, और कई बार तो ऐसी स्थिति होती है कि प्रयास करने के बाद भी काम नहीं होता है, तो मेरा जो ब्लड ग्रुप है अगर उससे मैच करता हो तो मैं खुद वहाँ से जाता हूँ, उसके पास देखता हूँ और मैं उसका काम कर देता हूँ। बिल्कुल। फिर बात करें किसी भी चीज़ की, जैसे कि मान के चलिए प्रशासनिक, अगर किसी व्यक्ति को आवश्यकता मदद की ज़रूरत रहती है तो प्रयास करते हैं हम कि उसको जहाँ जिस भी क्षेत्र में उसका काम है वो काम उसका किसी विभाग के बिना चक्कर लगाएं जी। और इजी वे में हो जाए। तो ऐसा जो सेवा के कार्य होते हैं ये सब लोग, मैं और मेरे सभी साथी हैं, वो सब कुछ करते हैं उनके लिए। जी। तो जैसे कि रोशन जी, आप जामडोली क्षेत्र के निवासी हैं और जामडोली में विजयपुरा गांव है आपका जी और फिलहाल ये नगर निगम की परिधि क्षेत्र में आ चुका है शायद। जी। तो आपको क्या लगता है यहाँ की प्रमुख समस्याएं क्या है कि आप यहाँ किन क्षेत्रों में काम करने की आवश्यकता है? देखिए रवि जी, बहुत सारी समस्याएं क्षेत्र में होती है, और वो ज़रूरी नहीं है जामडोली हो, विजयपुरा हो या कहीं अन्य हो। जी। सबसे मेन जो आगरा रोड पे समस्या है वो पहला तो चल रहा है इकोलॉजिकल जोन, जी। जिसकी हम बात करें वो अभी न्यायालय में मामला विचाराधीन है। जी। लेकिन सरकार है, विधायक है, विधायक प्रत्याशी हैं, जी। तो अगर ये बात आगे तक रखी जाए तो आगरा रोड पे इकोलॉजिकल जोन का जल्द ही समाधान हो सकता है। जी। पहली चीज, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आगरा रोड पर बहुत जो काम हो रहा है, जो अन्य जगह होता है वो उस एरिया में नहीं हो रहा है। इस जगह ये पिछड़ा हुआ मानते हैं हम इस चीज़ को। बिल्कुल बिल्कुल। बड़े जो प्रोजेक्ट्स है वो नहीं लग पाते हैं, किसी प्रकार का कोई काम करते हैं तो जेडीए की कई प्रकार की कार्रवाई हो जाती है। जी। तो इसलिए बड़े जो प्रोजेक्ट्स है वो आगरा रोड पे आ ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल। दूसरी चीज अपन बात करें, क्षेत्र में सिस्टम जो है, नालियों का जो सिस्टम है, एक बहुत छोटी सी कमी है ये, लेकिन कई बार विवाद इतना बड़ा हो जाता है कि वो बहुत बड़ा रूप ले लेती है। पानी निकासी बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है आगरा रोड पर जी। तो ये चीजें अगर छोटी छोटी समस्याएं, प्लस अपन बात करें एजुकेशन को लेकर, जी। एजुकेशन में बात करें बालिका शिक्षा को लेकर, जी। तो ये सब बहुत छोटे मुद्दे हैं, सरकार के लिए बहुत छोटे छोटे मुद्दे हैं, लेकिन अगर इस पे काम करे तो एक बहुत बड़ा परिणाम दे सकती है। बिल्कुल, ये एक सामाजिक पुनर्निर्माण का कार्य हो सकता है। बिल्कुल पुनर्निर्माण का कार्य हो सकती है जी। तो मौजूदा जो सरकार है उससे आप किस तरह की डिमांड्स रखते हैं? क्या आपने कोई इस तरह के पत्र लिखे हैं या आप अपनी बात पहुंचाई है आपने कभी? जी, मैंने कई बार प्रयास किया है, अपनी बात रखने का प्रयास भी किया है और लिखित में भी दिया है जी। और आश्वस्त भी किया है। जी। जनप्रतिनिधियों ने आश्वस्त भी किया है कि आपका ये कार्य क्षेत्र के लिए जल्द ही हो जाएगा। जी। और अपने स्तर पे वो लोग प्रयास भी कर रहे हैं। जी। तो मेरा तो यही है, युवाओं के लिए एक स्पोर्ट्स का एक तैयार हो, क्योंकि हम लोग क्या है कि स्पोर्ट्स के मामले में बहुत कमज़ोर हैं। बिल्कुल। पहली चीज़, हमारा जो परिवार है हमें एजुकेशन के लिए ज़्यादा फोकस करता है। आप पढ़ें लिखें नौकरी करें। नौकरी करना या पढ़ना लिखना सिर्फ जीवन का उद्देश्य नौकरी करना ही नहीं होता है। आप समाज के बहुत सारे कार्य बिना नौकरी के भी कर सकते हैं। आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। नौकरी एक पीढ़ी को कमा के दे सकती है, 2 पीढ़ी को कमा के दे सकती है, लेकिन आप अगर किसी बिजनेस में हैं तो आज आपने शुरू किया, उसके बाद में आपका बच्चा करेगा, उसके आने वाली पीढ़ी करेगी जी, और उसके माध्यम से कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा रोशन जी, एक दीपावली के मौके पर गोवर्धन अन्नकूट वाले दिन आपने एक मुद्दा उठाया था जी कि देवस्थान विभाग के मंदिरों में जो अन्नकूट प्रसादी थी, हाँ, वो जो बताई गई, जो लिस्ट में जो दी गई थी वो पहुंच नहीं पा रही थी। क्या मामला था वो? मामला ये था कि देवस्थान विभाग के कुछ मंदिर हैं, 32-33 जो मंदिर हैं जी, उनमें सरकार की तरफ से आदेश हुआ था और उसका टेंडर किसी व्यक्ति को मिला था जी। उस व्यक्ति ने वो प्रसादी जो बनाई थी, जो टेंडर के अनुसार लिखा हुआ था, उस विवरण के हिसाब से उसने वो प्रसादी तैयार ही नहीं की। जितने लोगों का भोजन था पर मेंबर, वो पर मंदिर के हिसाब से 500 लोगों का वो भोजन हुआ था जी, लेकिन मुझे लगता नहीं है 50 लोगों का भी वो भोजन हो। दूसरी चीज़, जो भोजन में सारी चीज़ें थी वो कुछ वैसी कोई भी चीज़ नहीं थी, 1-2 चीज़ों को छोड़ करके। जी। तो मेरा क्या है, गवर्नमेंट से यही कहना है, भजनलाल जी की सरकार से यही कहना है कि ये सब काम उस तरीके से करे कि सरकार
जो काम कर रही है वो जनता के डायरेक्ट नज़र में रहें। जी। तो उसके लिए ऐसी कोई प्रणाली इनको तैयार करनी चाहिए कि मंदिर के बाहर बोर्ड रहे, इस कार्यक्रम हो रहा है, देवस्थान विभाग का ये कार्यक्रम है, इसमें क्या क्या सामग्री रहेगी, क्या क्या नहीं रहेगा, इस चीज़ का एक लिखित में ब्यौरा तैयार होना चाहिए। आम जनता को समझ में आना चाहिए कि सरकार ने हमारे लिए काम किया व्यवस्था की है और क्या व्यवस्था की है और इसका क्या फायदा ताकि मिलता है, सरकार की योजनाएं आराम से जनता तक पहुंच सके। जनता तक पहुंच सके। जी बिल्कुल। अच्छा रोशन जी, एक जैसे कि जो आपने इकोलॉजिकल जोन की बात कही, जी इस जोन की वजह से बहुत सारे अतिक्रमण भी पनप रहे हैं। जी। इस बारे में क्या राय रखते हैं आप? मेरी तो राय यही है सर कि इकोलॉजिकल जो जोन है, उसके अलावा भी क्षेत्र में कई प्रकार के भूमाफिया जो लोग हैं वो सक्रिय हो रहे हैं, सरकार की ज़मीनों पे कब्जे हो रहे हैं। जी। बहुत सारे जो काम है, जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स को मिलने चाहिए थे गवर्नमेंट की ज़मीन पे, वो नहीं मिल पा रहे हैं। अवैध प्रकार से कॉलोनियाँ जो डेवलप कर रहे जी। हैं, उस पर मेरी तो प्रशासन से कार्रवाई की मांग यही है। सरकार से भी मैं यही कहूँगा कि सरकार अपनी जो क्षेत्र की ज़मीन है उसको किसी अच्छे कार्य में लगाएं, उस पर कोई अच्छा प्रोजेक्ट दे जो सीधा जनता के हित में हो। जी। तो जैसे कि रोशन जी, थोड़े समय बाद हमारे यहाँ निकाय चुनाव है और परिसीमन भी हो रहे हैं क्षेत्रों के, तो क्या भविष्य में आप अपनी राजनीतिक मौजूदगी देखते हैं? देखिए, मैं अभी जो कार्य कर रहा हूँ वो जनता की सेवा के लिए कर रहा हूँ जी। और मैं स्वयं फैसला नहीं ले सकता, जनता डिसाइड करेगी, जनता चाहेगी उसको अवसर मिलेगा। जी। तो मेरा तो यही मानना है कि आप अपने कार्य को जारी रखें, जैसा भी ईश्वर ने और जनता ने तय किया होगा वैसा जरूर होगा। जी। तो जैसे कि अगर आपको अवसर मिलते हैं तो आप क्या परिवर्तन देखते हैं, किस तरह के परिवर्तन लाने के प्रयास करेंगे? देखिए, अगर अवसर मिलेगा तो मैं जनता का जो हित है उसके पक्ष में पूरे कार्य करूंगा। जो छोटी छोटी कमियां लोगों को लगता है, जी। जनप्रतिनिधियों को लगता है ये बहुत छोटी कमी है, मैं उस छोटी छोटी कमियों से ही सुधारने की शुरुआत करूंगा। जैसे कि ड्रेनेज सिस्टम नहीं है तो उसको हम कोशिश करेंगे कि हमारा काम आसानी से जनता के लिए हो जाए। जी। सड़कों की व्यवस्था हो जाए, किसी अच्छे हॉस्पिटल की व्यवस्था हो जाए। तो लोगों को क्या है कि क्षेत्र से दूर जाकर जो काम हो रहे हैं ना, कि आज मान के चलिए हम आगरा रोड पे रहते हैं जी। और आगरा रोड पे किसी बड़े हॉस्पिटल का भी कोई निर्माण नहीं है। आज जाना पड़ेगा तो हमें 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है उस चीज़ के लिए। तो गवर्नमेंट से यही हम निवेदन करेंगे कि आगरा रोड को भी डेवलप किया जाए। गवर्नमेंट की काफ़ी ज़मीन है, उसमें अच्छे प्रोजेक्ट्स लग सकते हैं जी। और सरकार जो प्रोजेक्ट लगाएगी उसमें जनता को लाभ होगा। रवि जी, आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ कि हमारे क्षेत्र में बस्सी जो ब्लॉक लगता है, जी। बस्सी ब्लॉक में एक प्राइमरी स्कूल है जो पीएम श्री योजना में शामिल हुई है। एकमात्र स्कूल है अभी जो पहले चरण में पूरे जयपुर में और बस्सी ब्लॉक में शामिल हुई है। जी। एकमात्र स्कूल है, लेकिन उस स्कूल की भी मौजूदा स्थिति यह है कि बहुत सारी सुविधाओं का अभाव है। जी। प्रॉपर जगह है लेकिन वो नाले निकले हुए हैं और किसी प्रकार का कोई सिस्टम नहीं है। 50 से 60 बच्चे हैं उसमें, जी। 2 लोगों का स्टाफ है। अगर गवर्नमेंट चाहे इस ओर ध्यान दे, एक पीएम श्री स्कूल पे अगर ध्यान दे तो एक बहुत बड़ी बच्चों को शिक्षा दे सकती है। और ये क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आप समाज के लिए किस तरह का योगदान देने की महत्वाकांक्षा रखते हैं और क्या मैसेज देंगे? देखिए, समाज के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि भारत युवाओं का देश है, सबसे अधिक युवा भारत में हैं, लेकिन युवा अपनी शक्ति को दूसरी दिशा में लेकर जा रहा है। आम सब लोग देखते हैं कि युवा नशे की ओर जा रहा है। जी। तो उस शक्ति को, अपनी शक्ति को सही जगह अगर युवा लगाए तो निश्चित रूप से भारत की, अपने क्षेत्र की और समाज की तरक्की अवश्य होगी। बिल्कुल। तो रोशन जी, आपसे बातचीत करके हमें अच्छा लगा। साहिर लुधियानवी जी का एक शेर है, 1000 आंधियाँ उठें, लाख बर्क गिरें, वो फूल खिलके रहेंगे जो खिलने वाले हैं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी।